Hi guys, I am Husnain Khan. You're watching काका स्पोर्ट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2023 में खेले गए तकरीबन तमाम क्रिकेट की तमाम अहम मैचेस पे बात होगी, तमाम बेस्ट परफॉर्मेंसेस पे बात होगी, कौन खिलाड़ी इस साल में कितना कामयाब रहा उस पे बात करेंगे और किसके लिए ये साल एक डरावना ख्वाब रहा उस पर भी बात करेंगे। अगर आप क्रिकेट फैंस हैं और 2023 की सारी क्रिकेट को एक वीडियो में देखना चाहते हैं तो ये वीडियो यकीनी तौर पे आपके लिए है, जिसमें आपको 2023 के तमाम अरूजो सवाल मिलेंगे सिर्फ एक वीडियो में। बात शुरू करें तो इस साल आईसीसी के 4 टूर्नामेंट खेले गए, जिनमें आईसीसी अंडर 90 वुमेन वर्ल्ड कप खेला गया। उसके अलावा आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप खेला गया। उसके अलावा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हुआ। उसके अलावा ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 खेला गया। उन सब पे बात करेंगे। उसके अलावा तमाम टीमों की ब्राइटल सीरीज, टेस्ट, ओडीआई, वनडेज, टॉप स्कोरर, टॉप विकेट टेकर। तो देखते हैं कि ये साल किसके लिए कितना अच्छा रहा और किसका शनि इस साल में भारी रहा। तो शुरुआत टेस्ट क्रिकेट से करेंगे। जाहिर सी बात है, मेरी फेवरेट क्रिकेट भी टेस्ट क्रिकेट है और वैसे भी लॉन्गेस्ट फॉर्मेट होने की वजह से यहीं से शुरुआत करते हैं कि 2023 सबसे ज़्यादा किसके लिए बेहतर रहा। वैसे बेहतर तो डेफिनेटली ये साल ऑस्ट्रेलिया और पैट कमिंस के लिए सबसे ज़्यादा रहा, क्योंकि जो फाइनल खेला गया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का वो भी उन्होंने ईजीली इंडिया को हरा के इस मरतबा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के भी वो पहली मरतबा चैंपियन बने। तो टॉप रन स्कोरर्स की बात की जाए अगर टेस्ट क्रिकेट में इस साल की, तो उस्मान ख्वाजा, जिन्होंने 13 टेस्ट मैचेस में 24 इनिंग्स खेलते हुए 1210 रन बनाए। और उस्मान ख्वाजा 2023 के वो वाहिद प्लेयर हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 1000 प्लस रन किए। ना सिर्फ 1000 प्लस रन किए बल्कि उस्मान ख्वाजा के खाते में इस साल 3 सेंचुरीज जबकि 6 फिफ्टीज भी आई और हाईएस्ट स्कोर उनका 195 रहा, जहां पे इंग्लैंड के खिलाफ, और उसके बाद 2 दिन मैच बारिश की वजह से नहीं हो सका था और उस्मान ख्वाजा 195 पर ही रह गए और वो अपनी डबल सेंचुरी मुकम्मल नहीं कर सके, वरना इस साल उनके बल्ले से हमें एक डबल सेंचुरी भी देखने को मिल सकती थी। ओवरऑल उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम को अच्छे से सहारा दे रखा। अगरचे उनके पार्टनर डेविड वार्नर, अब ये जो लास्ट टेस्ट शुरू हो रहा है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, ये डेविड वार्नर का आखिरी टेस्ट मैच है, लेकिन उनके होते हुए भी तमाम जिम्मेदारी उस्मान ख्वाजा ने बखूबी निभाई। और उनके बाद देखते हैं अब उस्मान ख्वाजा कितनी लंबी क्रिकेट खेलते हैं डेविड वार्नर के बाद। वैसे तो दोनों की केमिस्ट्री आउट क्लास रही और दोनों ने ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत से रिकॉर्ड्स और रन्स बनाए। उस्मान ख्वाजा के बाद बात की जाए तो यहाँ पर फिर एक ऑस्ट्रेलियन है, हत्ता कि स्टीवन स्मिथ के लिए कोई बहुत आउट क्लास ये साल नहीं रहा। बहुत ज़्यादा उनकी तरफ से हमने कोई बड़ी इनिंग्स नहीं देखी, लेकिन फिर भी 929 टू 929 रन्स के साथ वो टेस्ट क्रिकेट में सेकंड नंबर पर हैं। तीसरा नंबर देखा जाए तो यहाँ पर भी ऑस्ट्रेलियन विराजमान है और चौथा नंबर भी एक ऑस्ट्रेलियन के पास है। तो इस बात से आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बैटिंग से ऑस्ट्रेलिया ने इस साल में कितना डोमिनेट किया और किसी भी टीम को अपने दूर दूर तक करीब नहीं आने दिया। तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया के इस साल के मेरे ख्याल में सुपर हीरो ट्रेविस हेड हैं, जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के भी मैन ऑफ द मैच करार पाए थे। उन्होंने इस साल टेस्ट में 23 इनिंग्स खेलते हुए 919 रन बनाए, जबकि मार्शन लबुशाइन ने 25 इनिंग्स खेली इस साल और वो 803 रन बना सके। लबुशाइन की फॉर्म काफ़ी नीचे लगी हुई है, लेकिन फिर भी इतनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप के दरमियान जब वो आते हैं तो 1 2 3 किसी ना किसी इनिंग्स में वो बड़ी इनिंग्स खेलते ही हैं, जिसकी वजह से इस साल के वो चौथे सबसे कामयाब बैट्समैन हैं। उसके बाद नंबर आता है जे रूट का। जे रूट ने इस साल टेस्ट क्रिकेट कम खेली, अगरचे वो सबसे ज़्यादा पिछले 10 साल से टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर हैं, लेकिन इस साल उन्होंने रेस्ट भी लिया, टीम से भी 1-2 मैचेस बाहर रहे, जिसकी वजह से सिर्फ 14 इनिंग्स
इस साल उन्होंने टेस्ट में खेली और 787 रन बनाए। उसके बाद हैरी ब्रूक, जिनका डेब्यू भी इसी साल हुआ टेस्ट में, उन्होंने भी 14 इनिंग्स ही खेली और 701 रन बनाए। केन विलियमसन, जो कि इंजरी का शिकार रहने के बावजूद इस लिस्ट में 7वें नंबर पे मौजूद हैं, उन्होंने 695 यानी कि 5 रन कम 700 रन बनाए और सिर्फ 13 इनिंग्स का सहारा लिया। और 8वें नंबर पे जो नाम मौजूद है, ये पिछले 3-4 साल से हमें पहले 10, 15, 20 नंबरों में भी नज़र नहीं आ रहा था। इंडिया के द ग्रेट बैटर विराट कोहली, जो कि काफ़ी अरसे से अपनी ख़राब फॉर्म से जूझते हुए निकले। इस साल लास्ट ईयर एशिया कप के अफगानिस्तान वर्सेस मैच में उनकी सेंचुरी आई, उसके बाद उनकी फॉर्म बहाल हुई और आहिस्ता आहिस्ता वो स्टेप वाइज, हत्ता कि 3-4 टेस्ट मैचेस विराट कोहली ने भी इस साल मिस किए, लेकिन उसके बावजूद 12 इनिंग्स में तकरीबन 65 की एवरेज के साथ 671 रन बनाए और इस लिस्ट में 8वें नंबर पे मौजूद हैं। और इसके साथ विराट कोहली की इस साल टेस्ट में 2 सेंचुरीज भी आई हैं, जो कि पिछले 4 साल के बाद विराट कोहली की जानिब से हमें टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरी देखने को मिली है। 2019 का जब इख्तिताम हुआ था तो विराट कोहली की टेस्ट सेंचुरीज की तादाद 29 थी और जब 2023 स्टार्ट हुआ तो तब भी तादाद यहीं पे रुकी हुई थी। लेकिन चले अब 2 सेंचुरीज आ चुकी हैं, फॉर्म में भी अच्छी हैं। अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में अगर कोई खिलाड़ी दूसरी इनिंग्स में विराट कोहली का साथ देता, थोड़ी देर स्टे करता, तो डेफिनेटली विराट कोहली की वहाँ सेंचुरी नहीं बल्कि डबल सेंचुरी भी आ सकती थी। जितने अच्छे टच में वो हमें खेलते हुए नज़र आ रहे थे कि अफ्रीका जैसी बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ सेंचुरियन में खेलते हुए 100 के स्ट्राइक रेट के साथ आप अगर 70-80 रन बनाते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे आप सेंचुरी डिज़र्व करते थे। लेकिन न जाने क्या हुआ दूसरी साइड से पूरी इंडियन टीम को, जो कि बिल्कुल भी विराट का साथ नहीं दे सकी और 130 पे इंडिया ऑल आउट हो गया था और विराट भी आउट हुए एंड दी एंड। फिर वो क्या करते, अगर कोई प्लेयर उनके साथ होता तो डेफिनेटली वो उस तरह की शॉट ना खेलते। तो अब कल से दूसरा और आखिरी टेस्ट शुरू होने वाला है उनका कैप्टन में, और कैप्टन में इंडिया का रिकॉर्ड वैसे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। 6 टेस्ट मैचेस इंडिया ने अफ्रीका के खिलाफ कैप्टन के मैदान में खेले हुए हैं, जिसमें 4 में उनको शिकस्त हुई है जबकि 2 मैचेस ड्रा हुए हैं। ओवरऑल अगर बात की जाए तो साउथ अफ्रीका की सीरीज़ सरजमीन पे अभी तक कभी भी टेस्ट में कामयाबी नहीं मिली इंडियन टीम को। 1992 से ये वहाँ खेल रहे हैं। तो अगर विराट कोहली उसी फॉर्म के साथ दूसरे टेस्ट मैच में खेलते हैं और कोई दूसरा प्लेयर उनका भरपूर साथ दे जाए तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान तो अपना ऑस्ट्रेलिया में जीतने का ख्वाब अभी पूरा नहीं कर सका 25 साल बाद भी, तो हो सकता है इंडिया अपना यह ख्वाब पूरा कर जाए। उसके बाद फौरी तौर पे इंग्लैंड वर्सेस इंडिया की टेस्ट मैचेस की सीरीज़ शुरू हो रही है, जो कि इंडिया में है और उसका काफ़ी बेनिफिट रहने वाला है विराट समेत पूरी इंडियन टीम को। जाहिर सी बात है, जब आप अपने होम ग्राउंड पे खेलते हैं तो वहीं पे आपका सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस निकल के आता है और हमेशा आपके रिकॉर्ड्स जो है ना अपने होम ग्राउंड में ज़्यादा बेहतर रहते हैं बजाय के अवे खेलने के। अवे में भी जब आप सीना में खेलते हैं तो वहाँ पे एशियंस बैटर को हमेशा मुश्किलात का सामना रहा है, लेकिन विराट कोहली जिस लेवल के बैटर हैं वो किसी ना किसी तरह मैनेज करके अपने स्कोर्स भी वहाँ पे बनाते हैं, सेंचुरीज भी करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि विराट कोहली के बल्ले से हमें दूसरे टेस्ट मैच में सेंचुरी देखने को मिले और ये साल अहम रहने वाला है विराट कोहली के लिए टेस्ट क्रिकेट का, क्योंकि इस साल इंडियन टीम ने 15 टेस्ट मैचेस खेलने हैं और अगर विराट कोहली ज़्यादा भी रेस्ट करते हैं तो टेस्ट में वो रेस्ट नहीं करेंगे, कोई एक सीरीज हो सकता है वो छोड़ दें। उसके अलावा विराट कोहली ने सारे ही टेस्ट मैचेस खेलने हैं। तो जिस तरह हमने उनके बल्ले से ओडीआई में 50 सेंचुरीज देख ली, जो कि मेरा खुद का भी ड्रीम था और बहुत से क्रिकेट लवर्स का बहुत अरसे से ड्रीम था कि कोई प्लेयर 50 सेंचुरीज तक पहुंचे। विराट कोहली जब 41 सेंचुरीज बना के रुक गए और उसके बाद उनके बल्ले से सेंचुरी नहीं आई इतना अरसा, तो लगने लगा था कि शायद विराट कोहली भी 50 सेंचुरीज करने से पहले रिटायर हो जाएंगे। लेकिन इस साल उन्होंने तमाम कियासराइयों को गलत साबित किया और 6 ओडीआई सेंचुरी स्कोर की। बाय द वे इस साल में विराट कोहली ने ओडीआई वर्ल्ड कप में कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई, इंडिया को फाइनल में लाने में अहम किरदार अदा किया। आखिरी 4 मैचेस में 50+ स्कोर थे और फाइनल में भी वो खड़े रहे, लेकिन उनके जाने के बाद वही हुआ इंडिया के साथ जो हमेशा से होता है।
तो फाइनल तो वो नहीं जितवा सके, लेकिन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली ही थे। अब बात की जाए टेस्ट क्रिकेट में अगर बॉलर्स की, तो जिस तरह हमने आपको बताया कि बैटिंग में मुकम्मल तौर पे ऑस्ट्रेलिया का दबदबा रहा, यहाँ भी अगर पहले 8 में से 4 बॉलर 4 बैटर ऑस्ट्रेलियन थे, और वो पहले 4 ही थे, 1 2 3 4 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अगर 8 बॉलर्स की बात की जाए तो उनमें भी 4 ऑस्ट्रेलियन मौजूद हैं, अगरचे मिचेल स्टार्क 5वें और हेजलवुड 8वें नंबर पर मौजूद है, लेकिन पहली 2 पोजीशन यहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया ही के पास है। अगर पहली पोजीशन की बात की जाए तो नेथन लाइन, जो कि तीसरे ऑस्ट्रेलियावी बॉलर बने हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेटें लेने का एजाज़ हासिल किया है, तीसरे ऑस्ट्रेलियन हैं, और ओवरऑल वो 8वें टेस्ट बॉलर हैं जिन्होंने 500 विकेटें मुकम्मल की हैं। और इस साल की बात की जाए तो 17 इनिंग्स में 47 विकेट्स लेने के साथ नेथन लाइन टॉप पर मौजूद है। लेकिन ये साल वो साल था कि जिसमें नेथन लाइन 100 टेस्ट मैचेस लगातार खेलने के बाद टीम से ड्रॉप भी वो इंजरी के कारण हुए। एशियज़ के तीसरे टेस्ट में उन्हें हैमस्ट्रिंग हुई, जिसके बाद वो काफ़ी पेनफुल रहे, बैटिंग करने भी आए, चला नहीं था जा रहा, लेकिन टीम के लिए उन्होंने वहाँ पे बैटिंग की, और उसके बाद वो आखिरी 2 टेस्ट मैचेस से बाहर हुए। उसके बाद मेरा नहीं ख्याल ऑस्ट्रेलिया, हाँ, बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज़ से भी वो बाहर रहे। उसके बाद वर्ल्ड कप में तो शायद वो वैसे भी सिलेक्ट हुआ होते, लेकिन पाकिस्तानी सीरीज़ में उन्होंने कम बैक किया और ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छी विकेटें ली, और 500 टेस्ट विकेट भी इस साल मुकम्मल की। तो इसलिए नेथन लाइन के लिए 50-50 रहा ये एयर, लेकिन 500 विकेटें मुकम्मल की, इसलिए ये एयर उनको काफ़ी लंबे टाइम तक याद रहने वाला है। दूसरे नंबर पे दुनिया के फेवरेट कैप्टन बनते जा रहे हैं। वैसे मेरा तो फेवरेट कैप्टन ये लड़का बन ही रहा है, पैट कमिंस। जो कैप्टन बने थे तो उनसे इतनी ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी कि वो इतना बेहतर परफॉर्म कर जाएंगे, इस तरह वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट करेंगे जिस तरह वो कर रहे हैं। तो 19 इनिंग्स में बॉलिंग करते हुए पैट कमिंस ने 42 विकेट्स हासिल की, और इस तरह वो इस साल के सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर हैं टेस्ट क्रिकेट में। उसके बाद नंबर आता है रविचंद्र अश्विन, जो कि टीम से लगातार कभी उनको ड्रॉप कर दिया जाता है, कभी दोबारा पिक कर लिया जाता है। इंडियन टीम को एक गोल शायद पता ही नहीं कि अश्विन को हमने साथ लेके चलना है या नहीं चलना। दुनिया की किसी भी टीम में अगर रविचंद्र अश्विन होते, वो अपनी बॉलिंग के सर पे ही कभी ड्रॉप ना होते टेस्ट क्रिकेट से। लेकिन उनका तो प्लस पॉइंट ये है कि वो टेस्ट क्रिकेट में 5 या आई थिंक 6 सेंचुरीज भी स्कोर कर सकते हैं, तो प्रॉपर ऑलराउंडर हैं वो। और विकेट्स लेने की उनकी जितनी स्पीड है पिछले 6-7 साल में, वो सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर भी लगातार रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में। वनडे में भी उनकी परफॉर्मेंस ठीक है, लेकिन इंडिया को चाहिए कि वो अक्षर पटेल और ABCD के पीछे भागने के बजाय अगर लगातार अश्विन को खिलाते रहते तो अश्विन आज नेथन लाइन से बहुत ज़्यादा आगे होते। अगरचे फिर भी 500 विकेटें मुकम्मल करने के बहुत करीब है अश्विन, लेकिन उनको पिछले 1-2 साल में काफ़ी इन एंड आउट किया जा रहा है टीम से। तो देखते हैं कि इस साल अब जो 5 टेस्ट मैचेस जो सीरीज़ है इंडिया में, डेफिनेटली उसमें अगर अश्विन हुए तो ना सिर्फ वो 500 विकेटें मुकम्मल करेंगे, बल्कि इंग्लैंड को एक तरफ से वो ले दे जाएंगे। क्योंकि हमने देखा है जब भी जडेजा और अश्विन टुगेदर बॉलिंग करते हैं इंडियन विकेट्स पे, तो हमने अक्सर टेस्ट मैचेस 2.5-3 दिन में ख़त्म होते हुए देखे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये साल अश्विन के लिए 500 विकेटें मुकम्मल करने वाला साल हो। तो 13 इनिंग्स में ही जस्ट बॉलिंग की उन्होंने 2023 में, और 41 विकेट्स के साथ वो थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर रहे। उसके बाद इस साल रिटायर होने वाले इंग्लैंड के फास्ट बॉलर स्टुअर्ट ब्राड का नंबर आता है, जिन्होंने 16 इनिंग्स में बॉलिंग करते हुए 38 विकेट्स हासिल की। और ये साल स्टुअर्ट ब्राड के कैरियर का आखिरी साल था, और टेस्ट के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर बन के वो गए। 604 विकेट उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में हासिल की, और इंग्लैंड की जानिब से सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर बने। फर्स्ट पे डेफिनेटली उन्हीं के पार्टनर जिमी एंडरसन है, जो कि 700 विकेटें कंप्लीट करने के दर पे हैं, और वो स्टुअर्ट ब्राड से एज में 4 साल बड़े हैं, और एंडरसन ने अभी तक रिटायरमेंट नहीं ली। और ये हैरानगी की बात है कि ब्राड इतनी जल्दी उनसे पहले, वैसे तो एक फास्ट बॉलर 34, 35, 36 में रिटायर हो ही जाता है, लेकिन एंडरसन के साथ अगर वो खेल रहे थे तो वो मज़ीद लंबा खेलते, 700 विकेटों तक शायद वो चले जाते। लेकिन उनकी बॉडी की उनको ज़्यादा खबर थी, और उनको यही बेहतर लगा
इस टाइम पे रिटायर होना, लेकिन वो ग्रेट बन के गए हैं। और एक सबसे अजीब जो रिकॉर्ड वो अपने साथ लेके गए हैं, शायद अब तक तो वो दुनिया के किसी क्रिकेटर के पास नहीं और आने वाले टाइम में भी कोई हासिल कर सकेगा या नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। और वो रिकॉर्ड ये है कि उन्होंने अपने टेस्ट कैरियर की आखिरी बॉल पे विकेट हासिल की। और ये कारनामा दुनिया में 5 मजीद बॉलर्स ने भी अंजाम दिया हुआ है कि आखिरी बॉल पे विकेट, लेकिन दूसरा जो उन्होंने कारनामा अंजाम दिया है और दोनों को अगर मिक्स किया जाए तो वो सिर्फ स्टुअर्ट ब्राड के पास है कि उन्होंने बैटिंग करते हुए टेस्ट में अपनी लास्ट बॉल पे छक्का लगाया था और बॉलिंग करते हुए विकेट। तो ये एक सबसे डिफरेंट सा रिकॉर्ड है जो कि स्टुअर्ट ब्राड अपने आखिरी टेस्ट में साथ लेके गए हैं। उसके बाद मिचेल स्टार्क 16 टेस्ट में 16 इनिंग्स में बॉलिंग करते हुए 38 ही विकेट थी उनकी। उसके बाद रविंद्र जडेजा अश्विन के पार्टनर, जिन्होंने 14 इनिंग्स में बॉलिंग करते हुए 33 विकेटें हासिल की। फिर प्रभास जसूरिया श्रीलंकन लेफ्ट आर्म स्पिनर, उन्होंने 6 टेस्ट मैचेस खेले थे, 5 में वो बॉलिंग के लिए अवेलेबल थे, एक में शायद 1 फिट हो गए थे। तो 10 इनिंग्स में बॉलिंग करते हुए 30 विकेटें हासिल की। और प्रभास जसूरिया बाबर आजम के लिए काफ़ी रोना ख्वाब बने हुए हैं। 9 इनिंग्स में 7 मरतबा प्रभास जसूरिया उनको आउट कर चुके हैं। और इस साल मेरे ख्याल 4 की 4 इनिंग्स में जसूरिया ने ही बाबर आजम को आउट किया था। वैसे बाबर आजम के लिए ये साल काफ़ी ख़राब रहा है। टेस्ट क्रिकेट की बात की जाए तो टेस्ट में तो वो काफ़ी ज़्यादा उनकी परफॉर्मेंस लो रही है, उसमें बाबर आजम पे भी बात करेंगे। लेकिन 8वें बॉलर जो हैं हमारे वो जोश हैज़लवुड है, जिन्होंने 27 विकेट हासिल की हैं टेस्ट क्रिकेट में 13 इनिंग्स में बॉलिंग करते हुए। तो ये थे टेस्ट के बॉलर्स और बैटर जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में टॉप रन स्कोर किए। और अगर विक्ट्रीज की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया सरफहरिस्त है, 8 टेस्ट मैच भी जीते हैं वो। और उसके अलावा वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल जीते हैं इंडिया से। तो जाहिर सी बात है कि वो सबसे बेस्ट पे ही फिनिश कर रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप भी जीत लिया। ये साल ऑस्ट्रेलिया के लिए काफ़ी लकी साल रहा है। अगर बात की जाए टेस्ट क्रिकेट की सबसे बड़ी इनिंग्स की तो शर्ले मैंडस ने आयरलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में 245 रन बनाए थे। और उसके अलावा अगर ओडीआई की सबसे बड़ी इनिंग्स की बात की जाए तो वो थी 208 रन की इनिंग्स जो कि शुभमन गिल ने खेली थी न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडिया में। और ये शुभमन गिल का पहला 200 था। उसके अलावा T20 क्रिकेट की सबसे बड़ी इनिंग्स की बात की जाए तो वो भी शुभमन गिल के बल्ले से हमें नज़र आई थी। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ उसी सीरीज़ में 126 रन किए थे। वैसे और भी काफ़ी सेंचुरीज आई हैं T20 क्रिकेट में इस साल, जैसे कि रहमानुल्लाह गुरबाज ने भी लास्ट डेज में सेंचुरी की है, और भी काफ़ी प्लेयर्स ने, लेकिन 126 इस साल का T20 का हाईएस्ट स्कोर रहा है। तो अगर ओडीआईज की पहली 3 इनिंग्स की बात की जाए जो कि सबसे बड़ी इनिंग्स खेली गई हैं, उसमें शुभमन गिल का तो हमने आपको बताया ही है। 208 रन की इनिंग्स खेली शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ। और लगातार बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ तरक्की करते हुए शुभमन गिल रैंकिंग में ऊपर आए, परफॉर्मेंस देते रहे। इस साल मेरे ख्याल विराट कोहली के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा ओडीआईज की सेंचुरी भी शुभमन गिल ने बनाई। लेकिन जब वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ वहाँ से शुभमन गिल आउट ऑफ फॉर्म हो गए। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में उन्होंने शायद रेस्ट किया था, तो वर्ल्ड कप में वो कोई ज़्यादा अपनी छाप नहीं छोड़ सके जैसे कि उनसे उम्मीद थी कि वो एक की रोल प्ले करेंगे इंडिया की जानिब से। लेकिन वो उस एतमाद पर पूरा नहीं उतरे, जिसकी वजह से शायद फाइनल में इंडिया को काफ़ी नुकसान हुआ। और काफ़ी लोगों का मानना था कि इस साल शुभमन गिल ओडीआई के नंबर 1 बैटर बन जाएंगे, और वो बने भी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई सीरीज़ में उन्होंने फिर से रेस्ट लिया। और जब आप कोई सीरीज़ आपकी टीम खेल रही है और आप ना खेलें तो डेफिनेटली आईसीसी के लॉ के मुताबिक आपके रैंकिंग पॉइंट्स में से कमी होती है। तो वो 2 पॉइंट ही आगे थे बाबर आजम से, और उनके 3 मैचेस ना खेलने की वजह से 10 और 5 15 पॉइंट्स कम हुए, जिसकी वजह से बाबर आजम बगैर खेले और बगैर अच्छी परफॉर्मेंस दिए। क्योंकि बाबर आजम ने इस साल के स्टार्ट में कुछ बेहतर इनिंग्स खेली थी। एशिया कप के नेपाल के मैच तक बाबर आजम एक अच्छे टच में रहे, नेपाल के खिलाफ 150 स्कोर भी की बाबर आजम ने। लेकिन उसके बाद सवाल आ गया शायद बाबर आजम पे। वर्ल्ड कप में उन्होंने 450 स्कोर की, लेकिन जिस लेवल के बाबर आजम प्लेयर हैं और जितनी तो अक़वात है हमें उनसे,
तो हमारे हिसाब से वो बहुत कम स्कोर रह गया बाबर आजम के लिए। सेंचुरीज आनी चाहिए थी, लेकिन इतनी बुरी परफॉर्मेंस लगातार देने के बावजूद बाबर आजम वो वाहिद प्लेयर हैं पिछले 15 साल में सॉरी, जो कि ओडीआई क्रिकेट में नंबर 1 पोजीशन से हटाए जाने के बाद अगले 1 से 1.5 महीने में वापस नंबर 1 बने। क्योंकि हाशिम आमला 2 साल तक नंबर 1 रहे, लेकिन एबी डिविलियर्स ने जब उनको रिप्लेस किया 2013 में, तो उसके बाद हाशिम आमला नंबर 1 नहीं बन सके। और फिर 2017 में आके विराट कोहली ने 2016 में रिप्लेस किया एबी डिविलियर्स को। वो रिटायर हो चुके थे ओडीआई से, 17 में ही रिटायर हुए थे, लेकिन वो उनका लास्ट फेज था। तो वहाँ पे विराट कोहली का प्रीमियर 2-3-4 साल का एक पेज लगा था, तो विराट कोहली टॉप पे रहे 2020 तक। लेकिन फिर 2021 में बाबर आजम ने रिप्लेस किया विराट कोहली को, तो 2021 का एंड, 2022 का और 2023 का ये तीनों साल ख़त्म किए बाबर आजम ने ओडीआई नंबर 1 बैटर के साथ। और ये वाहिद पाकिस्तानी है बाबर आजम जिन्होंने ये एजाज़ हासिल किया। इससे पहले मोहम्मद यूसुफ 2006 और शायद जुवेद मियाँदाद ने एक साल फिनिश किया था एज ए नंबर 1 ओडीआई बैटर। इसी दौरान बाबर आजम 2021 और 2022 में ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर के लगातार 2 अवार्ड जीते थे, और यही उम्मीदें हमें इस साल भी थी। अगर बाबर आजम ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर जितनी परफॉर्मेंस देते तो डेफिनेटली पाकिस्तान वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल फाइनल खेलता या मे भी जीत भी सकता था। लेकिन बाबर आजम की परफॉर्मेंस ना आने की वजह से पाकिस्तान ना सिर्फ पीछे रह गया, बल्कि बाबर आजम जिनसे हमें उम्मीदें थी कि वो हैट्रिक करेंगे इस मरतबा ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड्स की, तो इस मरतबा तो वो नहीं कर सकते। अगरचे उनके स्कोर्स ठीक हैं, लेकिन विराट कोहली ने बहुत हाई परफॉर्मेंस दी हुई है भाई। डेफिनेटली आईसीसी अवार्ड जिस दिन भी 25 के बाद अनाउंस होंगे, 25 जनवरी तक अनाउंस होंगे, तो ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर तो हमारे लिए वाज़ेह है। एंड इस वीडियो के एंड पे हम अपनी तरफ से जो सिलेक्ट किए हैं हमने प्लेयर इस साल के तमाम अवार्ड्स के लिए, वो भी आपको बताएंगे। और तीनों टीमें भी बनाएंगे, वनडे, टेस्ट और T20 की। तो बात हम कर रहे थे कि इस साल ओडीआई की बड़ी इनिंग्स की, तो शुभमन गिल की 208 रन की इनिंग्स के बाद वाहिद 200 यानी कि 2 डबल सेंचुरी स्कोर हुई हैं इस साल ओडीआई वर्ल्ड कप में। दूसरी डबल सेंचुरी की थी ग्लैन मैक्सवेल ने, और वो इनिंग्स मेरा नहीं ख्याल कि जब तक ओडीआई क्रिकेट है दुनिया का कोई भी बंदा आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद कोई क्रिकेट फॉलो करना शुरू करेगा ना, तो जब वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग्स शुरू करेगा सर्च करना कि सबसे बेस्ट इनिंग्स ओडीआई की वर्ल्ड कप क्या छोड़ दे आप, कोई मैच चेज किसी भी जाविये से अगर आप ओडीआई की बेस्ट एवर इनिंग्स बोलेंगे ना, तो वो खेली ग्लैन मैक्सवेल ने अफगानिस्तान के खिलाफ। हत्ता कि अफगानिस्तान एक कमज़ोर टीम है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में जिस तरह की कारकर्दगी दिखाई, पाकिस्तान को अपसेट किया, इंग्लैंड को अपसेट किया, उसके अलावा भी तकरीबन 4 मैचेस जीता था अफगानिस्तान, तो काफ़ी हाईली रेट किया जा रहा था उन दिनों में। पिछले 2 मैचेस बड़े जीता था अफगानिस्तान, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 290 जब उन्होंने बना लिए तो एक समय लगा कि शायद आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी अपसेट आने वाला है। और फिर 69 रन पे 5 आउट हो गए ऑस्ट्रेलिया पे, 91 रन पे 7, यानी कि टेल एंडर्स शुरू हो गए। और एक उनका फिनिशर ऑलराउंडर टाइप मैक्सवेल खड़ा था क्रीज पे, 200 रन चाहिए थे, तो मैक्सवेल ने मज़ीद किसी को बुलाने की जहमत ही गवारा नहीं की, और दे मार 4.5 करते रहे लगातार 126 बालों का सामना करते हुए। जो आउट क्लास इनिंग्स खेली उन्होंने 201 रन नॉट आउट की, और उसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से ही फतह दिला दी। एक तो वो इनिंग्स आउट क्लास, और उनके साथ जो इनिंग्स खेल रहे थे पैट कमिंस, मैं तो उसको भी 50% क्रेडिट दूंगा। ओडीआई वर्ल्ड कप की सबसे बेस्ट स्पोर्टिंग इनिंग्स अगर मुझे कही जाए ना, तो वो मैं पैट कमिंस की उस इनिंग्स को बोलूँगा जिसमें उन्होंने 68 बॉल का सामना किया, 12 रन बनाए। और वो 12 रन उन्होंने नहीं बनाए, वो 12 रन अफगानिस्तान ने उनको दे दिए, वरना वो किसी एक बॉल पे भी सिंगल के लिए भी रेडी नहीं थे। उनका सिर्फ एक ही मानना था कि अगर मैं 5 बालें की भी ओवर की खेलूँगा मैं सिर्फ रोकूंगा, और अगर सिर्फ 100 बालें ही मैक्सवेल को मिलेंगी तब भी मैक्सवेल इस मैच को जिता देंगे, और वो अपने कैप्टन के एतमाद पे पूरा उतरे। तो बेस्ट स्पोर्टिंग इनिंग्स की बात की जाए या बेस्ट ओडीआई वर्ल्ड कप इनिंग्स की, तो ये दोनों इनिंग्स
हमें सेम टाइम में नजर आई इस वर्ल्ड कप में। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान के मैच में तीसरी इनिंग्स द ग्रेट ऑलराउंडर ऑफ इंग्लैंड क्रिकेट बेन स्टोक, जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ ओवल में 124 बालों पे 282 रन की इनिंग्स खेली। और ये बेन स्टोक की इनिंग्स तब आई जब वो ओडीआई क्रिकेट से रिटायर होने के 4 साल बाद दोबारा अपने कैप्टन की रिक्वेस्ट पे टीम में वापस आए थे कि आपकी हमें ज़रूरत है, आप वापस आएँ और हमें वर्ल्ड कप में आप जैसे बड़े प्लेयर की ज़रूरत है। क्योंकि 19 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड को लोग बाद में क्रेडिट देते हैं, पहला क्रेडिट दिया जाता है बेन स्टोक को कि जी उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया था, 22 का T20 वर्ल्ड कप भी। तो इतने बड़े प्लेयर को वापस लाने का भी इंग्लैंड को फ़ायदा नहीं हुआ और पाकिस्तान से भी ज़्यादा मैचेस हारे इंग्लैंड ने। मेरे ख्याल 3 मैचेस ही जीत सका इंग्लैंड वर्ल्ड कप में और मरते मरते चैंपियन ट्रॉफी 2025 में क्वालिफाई कर सका इंग्लैंड, क्योंकि वो पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीत गया था। अगर पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी मैच इंग्लैंड हार जाता तो शायद इंग्लैंड चैंपियन ट्रॉफी के लिए भी क्वालिफाई ना कर सकता। तो इसलिए द ग्रेट बेन स्टोक की वापसी इंग्लैंड के किसी काम नहीं आई और वो साबका चैंपियन इस टूर्नामेंट की सबसे कमज़ोर टीम ही मैं कहूँगा नीदरलैंड के बाद, क्योंकि अफगानिस्तान और बांग्लादेश ने उनसे काफ़ी बेहतर क्रिकेट खेली। अब बात की जाए T20 मैंस T20 मोस्ट रन्स की, तो इसमें इंटरनेशनल नहीं ओवरऑल अगर बात की जाए इस साल T20 क्रिकेट की, तो इंग्लैंड के कैप्टन T20 इंग्लैंड ने कुछ ज़्यादा खेले हैं, लेकिन उसके अलावा लीग्स वगैरह भी खेलते हैं इंग्लैंड के तमाम प्लेयर्स और उसके अलावा दी 100 वगैरह भी इसी में शामिल आ जाती है। तो T20 में बेन स्टोक ने 1833 रन बनाए हैं, जो कि ओवरऑल अगर बात की जाए तो चौथे हाईएस्ट रन स्कोर है एक एयर में। 2000 से ऊपर तो कोई प्लेयर नहीं जा सका, सिर्फ एक ही प्लेयर गया है और उसका नाम है मोहम्मद रिजवान, जिन्होंने 2021 में 2000 प्लस रन T20 में बनाए थे। दूसरे नंबर पे मौजूद, अब आप देखें फ़र्क कितना है कि दूसरे नंबर पे इंडियन T20 टीम के कैप्टन मौजूद हैं, जिन्होंने 14 मैचेस IPL के खेले और उसके अलावा मेरे ख्याल 15 से 16 मैचेस उन्होंने इंटरनेशनल खेले T20 के। और तब जाके सूर्य कुमार यादव, जो कि इस वक्त वर्ल्ड नंबर 1 बैटर हैं T20 क्रिकेट में, उनके स्कोर बने 1338 और 1833, 495, पूरे 500 रन का ही आप लगा ले फ़र्क है पहले और दूसरे नंबर में इस साल T20 में। और तीसरा नंबर जाते जाते भाग के पकड़ लिया फिल सॉल्ट ने, जिनको ज़्यादा मौके तो नहीं दिए जाते इंग्लैंड टीम में, क्योंकि उनके अलावा बहुत से ओपनर, बहुत से हिटर मौजूद हैं। तो वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ में जब उनको भेजा गया तो वहाँ पे उन्होंने 2 बैक टू बैक सेंचुरी स्कोर की और मेरे ख्याल में ये वाहिद प्लेयर हैं, नहीं इनके अलावा एक और प्लेयर ने भी लगातार 2 सेंचुरी स्कोर की हैं T20 में, लेकिन वो इंटरनेशनल में नहीं किसी लीग में की है। इंटरनेशनल में फिल सॉल्ट T20 के वो वाहिद प्लेयर हैं जिन्होंने बैक टू बैक सेंचुरी स्कोर की। और एक T20 सीरीज़ की बात की जाए ज़्यादा रन की, तो वो रिकॉर्ड भी फिल सॉल्ट ने अपने नाम किया, तकरीबन 450 से ज़ायद रन बनाए। इससे पहले ये रिकॉर्ड मोहम्मद रिजवान के पास था, जिन्होंने 336 रन इंग्लैंड के खिलाफ लास्ट ईयर खेली गई सीरीज़ में बनाए थे। तो फिल सॉल्ट 29 की एवरेज और 161 के स्ट्राइक रेट के साथ 1319 रन बनाकर इस साल T20 क्रिकेट के तीसरे कामयाब तरीन कैप्टन रहे। अब बात की जाए 2024 में अगर टेस्ट क्रिकेट की, तो कहा जाता है कि टेस्ट क्रिकेट को ख़त्म किया जा रहा है, लीग्स को ज़्यादा तरजीह दी जा रही है। पहले T20 लीग आई, फिर सारी दुनिया ने अपनी अपनी लीगें बनाई, उसके बाद T10 लीग मुतारफ़ हो गई, अब उसके पीछे भी सभी भागना शुरू हो गए हैं। और इंडिया के बोर्ड की जानिब से भी ये खबरें आना शुरू हो गई हैं कि वो कुछ ही अरसे में अक्टूबर और नवंबर के दरमियान, जब उनकी विंडो रहती है, जब वो उनके खिलाड़ी फ्री होते हैं 20 से 25 दिन के लिए, तो उसके दरमियान वो T10 लीग को भी मुतारफ़ करवाना चाहते हैं। इस साल हमने देखा कि तकरीबन 3 से 4 ऐसे प्लेयर रिटायर हुए जो कि अभी बिल्कुल यंग थे और उनकी रिटायरमेंट की वजह बनी यही लीग्स। लेकिन यहाँ पे हम आपको बताते हैं डिसीजन ऑफ द ईयर, डिसीजन ऑफ द ईयर भी नहीं कहूँगा मैं, से डिसीजन ऑफ द डेकेड कहूँगा। इतना बड़ा डिसीजन शायद दुनिया का कोई भी बोर्ड ना ले सकता जो डिसीजन किया है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 लीग्स को लेके। T20 लीग्स ने जहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट, ODI और टेस्ट क्रिकेट में से लोगों की तवज्जो कम की है,
वहीं पे ज़्यादा प्लेयर्स की कोशिश यही रहती है कि हम इंटरनेशनल टेस्ट कम ही खेलें और T20 लीग्स में अवेलेबल रहें, क्योंकि वहाँ पे पैसे की बहुत ज़्यादा भरमार है। तो आज का क्रिकेटर प्राइड के लिए खेलने के बजाय, अपने नेशन के लिए, अपने फ्लैग के लिए खेलने के बजाय ज़्यादातर कोशिश करता है कि वो खेले पैसे के लिए। तो ऐसे में अफ़गानिस्तान क्रिकेट जब से तालिबान के हाथ में आई है तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से उसे मैनेज कर रहे हैं। इतनी उम्मीद नहीं थी तालिबान से कि वो क्रिकेटर्स को इतना सपोर्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने अपने असूलों ज़वाबित के मुताबिक क्रिकेट को डील किया और 3 क्रिकेटर्स उन्होंने नए कॉन्ट्रैक्ट्स दिए अपने क्रिकेटर्स को, और जो कि तमाम क्रिकेटर्स को काबिल कबूल थे, उसमें अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे। लेकिन 3 बड़े क्रिकेटर अफगानिस्तान के ऐसे थे जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से इनकार कर दिया। उसमें पहले नंबर पे आते हैं नवीनुल हक, जिन्होंने इस साल ओडीआई क्रिकेट में सिर्फ 24 साल की उम्र में रिटायरमेंट का ऐलान किया और उसकी वजह बी लीग क्रिकेट खेलना था। दूसरे नंबर पे फजल हक फरूकी, जो कि आईपीएल पीएसएल में दुनिया के तकरीबन तमाम लीग्स खेलते हैं। और तीसरे नंबर पे मुजीबुर रहमान, जो कि 2016 से लेके अब तक दुनिया की तमाम लीग्स में खेलते हुए हमें नज़र आते हैं। इन तीनों प्लेयर्स ने फैसला किया कि हम अपने बोर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे, लेकिन जब कभी वनडे या T20 के लिए बोर्ड को हमारी ज़रूरत होगी तो हम आके खेल लिया करेंगे, लेकिन हम कॉन्ट्रैक्ट्स में नहीं आएंगे, क्योंकि हमारी पहली तरजीह लीग्स क्रिकेट खेलना है। तो उनके बोर्ड ने उनके साथ वो किया कि मेरा ख्याल है कि ये बाकी तमाम प्लेयर्स के लिए बहुत बड़ा सबक है कि वो नेक्स्ट टाइम अगर अपने बोर्ड के साथ, अपनी टीम के साथ इस तरह का कुछ करेंगे तो यकीनी तौर पर सोचेंगे कि उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन तीनों प्लेयर्स पे 2 साल के लिए दुनिया की हर लीग खेलने पे पाबंदी आयद कर दी है। और सिर्फ लीग क्रिकेट खेलने के लिए नहीं, बल्कि यहाँ तक बातें की जा रही थी कि अफगानिस्तान क्रिकेट ने इनको मुकम्मल बैन कर दिया है, लेकिन अफगानिस्तान क्रिकेट ने बाद में इस चीज़ की वजाहत जारी की कि मुकम्मल बैन नहीं किया, ये प्लेयर लीग क्रिकेट नहीं खेल सकते। अगर ये अफगानिस्तान के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं या नहीं करते, दोनों सूरतों में अफगानिस्तान टीम के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट ये खेल सकते हैं। लीग क्रिकेट अगर अफगानिस्तान की अपनी भी लीग होगी तो ये तीनों प्लेयर दुनिया की कोई लीग में नहीं खेल सकेंगे। और इसी के चलते मुजीबुर रहमान, जो कि बिग बैश खेल रहे थे, उनकी टीम ने उनको पूछे बगैर ही रिप्लेस करते हुए एक और प्लेयर को बुला लिया कि उनका एनओसी मसनू कर दिया गया है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। तो ये एक बड़ा फैसला, जिसको मैं डिसीजन ऑफ द डेकेड कहूँगा, जो डिसीजन क्रिकेट को बचाने के लिए सामने आया है। तो इसलिए अब टेस्ट क्रिकेट पे शायद लोगों की वापस तवज्जो हो। वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप शुरू हुई है, उसके बाद टीमों ने टेस्ट की जानिब दोबारा तवज्जो देना शुरू किया, और ये एक अच्छा इकदाम है आईसीसी का कि क्रिकेट की टेस्ट क्रिकेट की जानिब वापस लाया जाए, लीग क्रिकेट से थोड़ा निकला जाए। लेकिन उसी आईसीसी में जो इस वक्त कार्य करता है आईसीसी के, वो लीग क्रिकेट को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की जानिब की वजह से प्लेयर्स में काफ़ी एनर्जी आती है और वो जीत के लिए और टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए काफ़ी ज़्यादा तगदो करते हैं, जिसकी ज़िंदा मिसाल हमारे पास मिचेल स्टार्क की सूरत में मौजूद है। मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस पे अलहदा से भी बात करेंगे, लेकिन इस सारा कुछ करने के दरमियान भी साउथ अफ्रीका की जानिब से एक इतना गंदा डिसीजन आया है ना। जिस तरह मैंने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डिसीजन को बेस्ट डिसीजन ऑफ द डेकेड करार दिया है ना, इसी तरह बेस्ट डिसीजन ऑफ एवर 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 इन क्रिकेट हिस्ट्री दिया है साउथ अफ्रीका ने, जिनकी अपनी ऐसे T20 लीग शुरू हो रही है और उसमें भी तकरीबन तमाम जो मालकान है टीम के वो तकरीबन इंडियन है 80% से ज़्यादा। तो उनकी लीग शुरू हो रही है, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस में जो टीम भेजी है अफ्रीका ने, जो टीम अनाउंस की गई है, उसमें अगर आप टीम देखें ना तो डेफिनेटली आप एक भी क्रिकेटर को नहीं पहचान सकेंगे। 2 क्रिकेटर्स को मैं इसलिए पहचान गया या मुझे पता है कि वो कौन से हैं, क्योंकि मैं लगातार हम क्रिकेट को फॉलो करते हैं, आप तक तमाम खबरें पहुंचाते हैं और हर मैच पे हमारी नज़र रहती है। इस वजह से उनमें से 2 क्रिकेटर ऐसे हैं सिर्फ जिनसे मैं वाकिफ़ हूँ। उसके अलावा जो उनके कैप्टन जो कप्तानी कर रहे हैं इस टेस्ट सीरीज़ में, उनका भी इंटरनेशनल डेब्यू नहीं हुआ।
डोमेस्टिक में भी अफ्रीका के जितने प्लेयर हैं, वो जो जितने भी पिक हुए ऐसे T20 लीग में, या बेस्ट प्लेयर तो आपके ज़ाहिर सी बात है टीमें पिक करती हैं, तो उनके बाद जो बचे खुचे, मतलब इतना बुरा डिसीजन अफ्रीकन क्रिकेट का कि इसके ऊपर जितना उनको क्रिटिसाइज़ किया जाए कम है। तो टेस्ट क्रिकेट को इज़्ज़त देनी चाहिए। आईसीसी अपनी जानिब से दिखावे की कोशिशें कर रहा है। तो अगर एक नज़र डाली जाए कि 2024 में कौन सी टीम कितने कितने टेस्ट मैचेस खेलेगी, तो वो मैं ज़रा जल्दी जल्दी आपको बता दूं। इंग्लैंड जो कि डेफिनेटली हमेशा सबसे ज़्यादा, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया इस साल थोड़ी कम टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है। आई डोंट नो कि शायद उनका शेड्यूल कुछ इसी तरह है, वो अगले एक आधे साल में उसको बराबर कर लेंगे। लेकिन इंग्लैंड 17 टेस्ट मैचेस खेलेगा इस साल में। दूसरे नंबर पे मौजूद इंडिया है, जो कि पहला टेस्ट अभी कल से खेल रहा है, और फिर 5 टेस्ट मैचेस की इंग्लैंड के ख़िलाफ़ उनकी सीरीज़ भी है। उसके बाद बांग्लादेश काफ़ी अरसे के बाद 10 से ज़्यादा टेस्ट मैच एक ही साल में खेलेगा। 14 मैचेस मिले हैं उनको, 13 मैचेस न्यूजीलैंड खेलेगा, अफ्रीका 10 टेस्ट मैचेस खेलेगा, श्रीलंका भी 10 टेस्ट मैचेस खेलेगा, ऑस्ट्रेलिया 9, और वेस्ट इंडीज भी 9 टेस्ट मैचेस खेलेगा। लेकिन हमारी बदकिस्मती देखें, हमारा कैसा बोर्ड है कि हम सबसे ज़्यादा वनडे और टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं पिछले 5-6 साल में। तो हम सिर्फ पाकिस्तान 7 टेस्ट मैचेस खेलेगा इस साल में। उसके अलावा अफ़गानिस्तान, जिन्होंने अभी अभी टेस्ट क्रिकेट हासिल की है, वो भी 7 टेस्ट मैचेस। हम और अफ़गानिस्तान सेम टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं। मतलब इतनी ज़्यादा ज़्यादतियाँ और अन्याय हो रहा है हमारे साथ, और हमारा बोर्ड बहुत इसी चीज़ में खुश है कि हमें चैम्पियन ट्रॉफी 2025 मिल गई है। उसके अलावा जिम्बाब्वे 5 टेस्ट मैचेस खेलेगा इस साल में, और आयरलैंड 2 टेस्ट मैचेस खेलेगा। तो अब बात की जाए अगर द बेस्ट क्रिकेटर ऑफ क्रिकेट हिस्ट्री विराट कोहली के इस साल की, क्योंकि पिछले 3-4 साल विराट कोहली के काफ़ी मायूस कुन रहे, उनके फैंस के लिए भी, खुद उनके लिए भी। क्योंकि जब आप दुनिया के सबसे बेस्ट क्रिकेटर बनते हैं, तो उससे पहले मैं आपको एक स्टेटस दिखा दूं जो कि कल ही मेरी नज़रों के सामने से गुजरा। एक सर्वे हुआ जिसमें बेस्ट एथलीट ऑफ द ईयर का उसमें किया गया मुकाबला, और उसमें 78% वोट विराट कोहली ने हासिल किए। और उस सर्वे में मज़े की बात ये है कि टोटल जो वोट हुए हैं वो 6 लाख से ज़्यादा वोट हुए हैं उस सर्वे में। 3 दिन के लिए वो पूल बना, और उसमें 78% वोट हासिल किए। पहले तमाम एथलीट्स को लेके सर्वे हुआ, फिर उनमें जो टॉप 2 पे थे उनका आपस में डायरेक्ट सर्वे हुआ, और टॉप 2 पे फिनिश किया था विराट कोहली और लियोनेल मेसी ने। वहाँ पर भी मेसी दूसरे नंबर पे और विराट कोहली पहले नंबर पे थे। फिर जब इन दोनों का आपस में सर्वे किया गया, तो विराट कोहली ने 78% वोट लिए, जबकि मेसी के हिस्से में 22% वोट आए। और इससे ये साबित होता है कि 6 लाख में से तकरीबन 4.25 लाख वोट विराट कोहली को पड़े हैं। और इस तरह वो एथलीट ऑफ द ईयर, क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के सबसे बड़े पॉपुलर स्पोर्ट्समैन है, उनके बाद लियोनेल मेसी है। लेकिन विराट कोहली पॉपुलरिटी के हिसाब से तो 7वें नंबर पे, लेकिन जिस तरह डे बाय डे वो ऊपर आ रहे हैं, अब वो इन दोनों के बाद तीसरे नंबर पे हैं। और अगर ये दोनों प्लेयर रिटायर हो जाते विराट कोहली से पहले, तो डेफिनेटली मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि वो एक टाइम आएगा जब विराट कोहली दुनिया के सबसे ज़्यादा बड़े एथलीट बनेंगे। और ख़ासकर 2028 सॉरी 2028 वो साल रहने वाला है मेरे ख्याल से, क्योंकि पहली मरतबा क्रिकेट को ओलंपिक्स में शामिल किया गया है। और अभी से उनकी इंतज़ामिया ने ये बोला था कि हम विराट कोहली जैसे प्लेयर्स की वजह से ये कदम उठा रहे हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी को यूज़ करके हम मतलब ओलंपिक्स ज़्यादा पॉपुलर होगा विराट कोहली की वजह से। हत्ता कि ओलंपिक के सामने क्रिकेट कुछ भी नहीं। पिछले 150 साल की हिस्ट्री में उन्होंने कभी क्रिकेट को इस काबिल नहीं समझा था कि ओलंपिक्स में शामिल किया जाए। लेकिन विराट कोहली जैसे प्लेयर की वजह से और इतने पॉपुलर प्लेयर की वजह से एंड अब हम ओलंपिक्स 2028 में क्रिकेट को देखेंगे। और तब तक अगर विराट कोहली रिटायर ना हुए, तो आप दुनिया का सबसे बड़ा एथलीट फुटबॉल या बैडमिंटन या रग्बी में नहीं, क्रिकेट में देखने वाले हैं। तो इसी दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर के 2023 के स्टेटस की बात की जाए, तो 12 टेस्ट इनिंग्स खेली। मैंने आपको पहले भी बताया कि वो ज़्यादातर रेस्ट पे रहे ओडीआई वर्ल्ड कप को लेके। तो 671 रन
विराट कोहली की ये फॉर्म में वापसी है। लेकिन इस साल 15 मैचेस में डेफिनेटली अगर विराट कोहली 10 प्लस मैच खेले तो 1000 से ज़्यादा रन आप विराट कोहली के बल्ले से देखेंगे, और वो 10,000 रन के बिल्कुल करीब हैं। तो 671 रन उन्होंने 55 की एवरेज और 54 के स्ट्राइक रेट के साथ बनाए, और इन 12 इनिंग्स में 2 सेंचुरीज और 2 फिफ्टीज़ भी विराट कोहली के हिस्से में आई। उसके बाद अगर ओडीआईज़ की बात की जाए तो इंडियन टीम ने इस साल मेरे ख्याल तकरीबन 36 ओडीआईज़ खेले, उनमें से भी विराट कोहली रेस्ट करते रहे, और उन्होंने 27 ओडीआई मैचेस खेले और उसमें 1377 रन बनाए, और इसके साथ वो ओडीआई के टॉप रन स्कोरर भी हैं इस साल, और 72 की एवरेज, 99 यानी कि ऑलमोस्ट 100 का स्ट्राइक रेट, 6 सेंचुरियाँ, 14 फिफ्टियाँ इसमें शामिल हैं। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमने आपको पहले बोला था कि इस साल ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए डिबेट नहीं होगी, वो अवार्ड बिल्कुल इजीली विराट कोहली ले लेंगे। टी20 क्रिकेट की बात की जाए तो 2022 के टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जब इंग्लैंड के सामने हारा था इंडिया, तो उसके बाद विराट कोहली को किसी भी टी20 मैच में शामिल नहीं किया गया। तो इस साल सिर्फ 14 टी20 मैचेस उन्होंने खेले, जो कि आईपीएल में उन्होंने आरसीबी की नुमाइंदगी करते हुए खेले थे, और उन 14 मैचेस में भी 640 रन बनाए हैं विराट कोहली ने, 53 की एवरेज है, 140 का स्ट्राइक रेट है, वहाँ पर भी 2 सेंचुरियाँ और 6 निसफ सेंचुरियाँ स्कोर की विराट कोहली ने। तो इस हिसाब इसको देखा जाए तो विराट कोहली की इस साल 10 सेंचुरियाँ आई हैं क्रिकेट में, और 9 सेंचुरियाँ इंटरनेशनल क्रिकेट में आई हैं। अब उसके अलावा बात की जाए इस साल के हाईएस्ट विकेट टेकर ओवरऑल, अगर तीनों फॉर्मेट्स को मिला के देखे जाएँ तो उसमें इंडिया के रविंद्र जडेजा टॉप पर मौजूद हैं जिन्होंने 66 विकेट हासिल किए हैं। उसके बाद फिर इंडियन स्पिनर चाहर मौजूद हैं जिन्होंने 63 विकेट हासिल की। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रीमियर फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क मौजूद हैं। मिचेल स्टार्क ने तो हिस्ट्री क्रिएट कर दी आईपीएल में। 2023 का ये भी एक बड़ा रिकॉर्ड रहेगा कि दुनिया भर की लीग्स या कहीं भी सबसे महंगा खिलाड़ी जो सेल हुआ वो 2023 में हुआ, और जाहिर सी बात है आईपीएल नहीं लेना था। और सिर्फ ये हिस्ट्री यहीं तक महदूद नहीं बल्कि ये भी एक बड़ा एजाज़ है मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस के लिए कि वो जितने पैसों में बाय किए गए हैं ना, उस टूर्नामेंट की विनिंग अमाउंट भी उतनी नहीं। आईपीएल जीतने वाली टीम को इंडियन 20 करोड़ रुपए दिए जाते हैं जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 70 करोड़ बनते हैं, लेकिन मिचेल स्टार्क को केकेआर ने ख़रीदा है 24.75 करोड़ में, 24 करोड़ 75 लाख इंडियन, जो कि 83 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। तो मिचेल स्टार्क ने ना सिर्फ इस साल अपनी बॉलिंग से सबको हैरान किया बल्कि आईपीएल में उनकी जो बैटिंग हुई उस पर शायद दुनिया ज़्यादा हैरान हुई। उसके बाद हमारे शाहीन शाह अफरीदी उसके साथ बहुत ज़्यादती कर रहा पीसीबी। शाहीन शाह अफरीदी 2022 में अनफिट हुए, तकरीबन 6 माह एक मरतबा अनफिट रहे, ज़बरदस्ती वर्ल्ड कप में उनको वापस लाया गया। हत्ता कि आप अगर पॉलिटिक्स से निकलते आमर या किसी और को यूज़ करते और शाहीन अफरीदी को वर्ल्ड कप के सिर्फ अहम मैचेस खिलाते तो टी20 वर्ल्ड कप का रिजल्ट कुछ और हो सकता था। लेकिन हमने तो हर चीज़ में पॉलिटिक्स को दबा के रखना है ना, पॉलिटिक्स के अलावा हमारा गुजारा नहीं होता और हमने अपने पसंदीदा खिलाड़ी ही खिलाने हैं। तो उस वजह से 6 महीने बाद वापसी करने के बाद फिर शाहीन अफरीदी अनफिट हुए, फिर 6 माह क्रिकेट से बाहर रहे, फिर वापस आए। इसके बावजूद शाहीन अफरीदी अपने डेब्यू से लेके अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट में करीब 1600 ओवर करवा चुके हैं। और दुनिया के जो सबसे थके हुए बॉलर होते हैं ना या स्पिनर जो टेस्ट मैच में 40-40 भी ओवर करवा देते हैं, प्रभास जसूरिया टाइप, नथन लायन टाइप, अश्विन टाइप, उनके ओवर्स और शाहीन अफरीदी के ओवर्स में तकरीबन 200 से ज़्यादा ओवर्स का फ़र्क है। तो इतना वर्कलोड जब आपने शाहीन अफरीदी पे डाल दिया है ना, तो फिर आप शाहीन अफरीदी से ये सवाल बिल्कुल नहीं कर सकते कि भाई तुम्हारी पेस 145 से 130 क्यों आई है। उसका सारा कसूरवार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इसमें चलती हुई पॉलिटिक्स है। अब कैप्टन बन चुके हैं टी20 टीम के शाहीन अफरीदी और पूरा 1 साल पाकिस्तान ने ओडीआई मैच नहीं खेलना, तो वो करीब करीब यही लग रहा है कि ओडीआई के कैप्टन भी वो बनेंगे। अब शाहीन अफरीदी को खुद चाहिए, क्योंकि वो अभी सिर्फ 24 साल के हैं, कि वो वर्क लोड को मैनेज करें और उस तरीके से क्रिकेट खेलें कि वो रेस्ट भी करें और क्रिकेट भी खेलें। हाईएस्ट विकेट टेकर वो पाकिस्तान की जानिब से लगातार 3-4 साल से वो ही हैं। लेकिन अगर इसी तरह वो इसी वर्कलोड के साथ काम करते रहे तो किसी बड़ी इंजरी का शिकार हो जाएंगे
और जो उनका कैरियर अभी अरूज की जानिब जाना शुरू हुआ है, अब कप्तानी मिली है ना उनको, तो ये ना हो कि वो अरूज की तरफ जाने से पहले ही जवाल पजीर हो जाए। ज़्यादा पाकिस्तानी की यही डिमांड है कि आप टेस्ट सीरीज़ हार चुके हैं ऑस्ट्रेलिया से, इसलिए तीसरे टेस्ट मैच में शाहीन अफरीदी को रेस्ट दें। अगर आपका उसके बगैर नहीं भी गुजारा तब भी रेस्ट दें। कभी भी आप एक बॉलर पे अगर लाए करते हैं ना, फिर आपकी इस तरह की हालत होती है कि आपने सारा कुछ नसीम शाह पे फेंक दिया। जैसा ही वो बार हुआ हमारी बॉलिंग ही तितर बितर हो गई। हत्ता कि नसीम शाह के अलावा भी जो हमारे 4-5 बॉलर थे सभी अच्छी परफॉर्म कर रहे थे ना, लेकिन हम रिलाय ही नसीम शाह पे करने लग गए। तो इसी तरह अब हम शाहीन पे ही करते जा रहे हैं। तो उनको रेस्ट देना चाहिए। उनकी पहली सीरीज़ आ रही है एज ए कैप्टन, तो 3 से 8 ये मैच खेला जाना है। तो 12 तारीख से T20 सीरीज़ शुरू हो रही है, तो शाहीन को चाहिए कि आप वो रेस्ट करें और T20 सीरीज़ के लिए खुद को तैयार करें। चलें, पहली सीरीज़ है, वो 5 मैच खेले, 4 ओवर कराने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये उनके साथ ज़्यादती है कि इन दोनों मैचेस में भी सबसे ज़्यादा ओवर उन्हीं से करवाए गए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड होने के बावजूद शाहीन अफरीदी किसी न किसी तरह फिट होके पाकिस्तानी टीम के काम आ रहे हैं। चौथे बेस्ट बॉलर हैं वो इस साल के, 62 विकेट उन्होंने हासिल की। और उसके अलावा मोहम्मद सिराज जिन्होंने 60 विकेटें हासिल की हैं, और वो 5वें नंबर पे कामयाब तरीन बॉलर हैं इस साल के। छक्कों की बात की जाए, इस साल में सबसे ज़्यादा छक्के किसने लगाए हैं, तो यहाँ पे आपको पाकिस्तानी प्लेयर का नाम सुनने को मिलेगा। वो लड़का पाकिस्तानी ज़रूर है लेकिन पाकिस्तानी टीम से नहीं खेल रहा, मोहम्मद वसीम, जो कि पाकिस्तानी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल चुके हैं। और उसके बाद जब उनको पाकिस्तान में अपना फ्यूचर नज़र नहीं आया तो दुबई शिफ्ट हुए, वहाँ से उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली और इस वक्त वो यूएई की टीम के कैप्टन भी हैं। उन्होंने इस साल ओवरऑल क्रिकेट में 101 छक्के लगाए हैं, और ये दुनिया का मेरे ख्याल वाहिद प्लेयर है पहला जिसने एक कैलेंडर ईयर में इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 से ज़्यादा छक्के लगाए। और इसी साल इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा ने 80 छक्के लगाए हैं, जबकि 2019 में रोहित शर्मा ने ही 78 छक्के लगाए थे। तो ये एक साल में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो वो इस तरह से बनता है। अब अगर बात की जाए मोस्ट ओडीआई विकेट टेकर्स इन 2023, सबसे ज़्यादा विकेट्स किन्होंने लिए हैं, तो मेरे पास जो लिस्ट मैंने बनाई है उसमें मैंने 3 प्लेयर्स को रखा है, और वो तीनों प्लेयर्स इंडियन है। मोहम्मद शामी जो कि कम क्रिकेट खेले हैं, वर्ल्ड कप में भी पहले 4 मैचेस उन्हें खेले थे, फिर वापस आए और जिस तरह की उन्होंने वापसी की वो हैरान कुन थी। और उससे हैरान कुन बात जो उनके पर्सनल रिलेशनशिप चल रहे थे, जिस तरह वो घरेलू टेंशन में थे, तो उससे भी हैरान कुन बात ये थी कि वो वर्ल्ड कप में फिट नहीं थे। उनके पाँव में इंजरी थी, शायद एडी में। वो हर मैच में इंजेक्शन लेके खेल रहे थे, लेकिन जिस पैशन के साथ, जिस जोश के साथ उन्होंने ये वर्ल्ड कप खेला है, पूरे इंडिया ने उनको सलाम पेश किया और हम भी उनके मज़ीद ज़्यादा फ़ैन बन गए हैं। जिस तरह की परफॉर्मेंस इतने बुरे हालात से आने के बाद शामी ने दी। उसके अलावा सिराज 44 विकेट, और सिराज का जो बेस्ट एवर स्पेल एशिया कप के फाइनल में आया इस साल, जो एशिया कप 2023 हुआ, उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान ने नेपाल को तो इजीली हरा लिया, लेकिन इंडिया के खिलाफ ग्रुप मैच जो था वहाँ पे हमने 4 विकेटें जल्दी ली। उसके बाद हार्दिक पांड्या और ईशान किशन की एक पार्टनरशिप की वजह से स्कोर 266 पे चला गया, और बारिश के चलते वो मैच ड्रा हुआ और हमें ये लग रहा था कि वो मैच हम जीत जाते। लेकिन उसके बाद जब सुपर 4 का मरहला आया, वहाँ पे हमने बांग्लादेश को तो शिकस्त दे दी, लेकिन जब इंडिया सामने आई तो उन्होंने हमें वो मारा जिसका कोई नेमल बदल नहीं। 356 रन उन्होंने मार दिए, जहाँ पे विराट कोहली ने सेंचुरी भी बनाई, और पाकिस्तान की ऑल टीम 128 पे आउट हुई थी। उसके बाद हमारे पास फाइनल में जाने का जो मौका था वो था श्रीलंका को शिकस्त देना। तो श्रीलंका के खिलाफ हमने 252 का टारगेट दिया, जो कि 41 ओवर में था, और हमारी इतनी लाइक फाइक बॉलिंग होने के बावजूद हम वो मैच आखिरी बॉल पे हार गए, जब 2 बॉलों पे 6 रन चाहिए थे। और जमान खान का काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मेहनत की थी, आखिरी ओवर में 7 या 8 रन थे डिफेंस करने के लिए, 4 बॉलों में 2 ही रन दिए थे। लेकिन 5वीं बॉल पे जो एज लग के चौका चला गया, और 6ठी बॉल पे लेग की जानिब खेल के उन्होंने इजीली 2 रन लिए। वहाँ पे बाबर आजम साहब ने कोई फील्डर ही तैनात नहीं किया था। तो ये गलतियाँ करते रहे हैं बाबर आजम कप्तानी में। अगर इस साल उनसे कप्तानी गई है तो हम उम्मीद करते हैं कि वो अब बैटिंग में फॉर्म में वापस आएंगे। श्रीलंका ने वहाँ से फाइनल में क्वालिफाई तो कर लिया था, लेकिन फाइनल में मोहम्मद सिराज ने उनके साथ
हद ही कर दी थी कि मतलब एक ही ओवर में इनिंग्स का पांचवा ओवर था जिसमें चार खिलाड़ियों को उन्होंने आउट कर दिया और आठ के आठ प्लेयर स्लिप पे खड़े कर दिए। यहाँ तक कि मिड ऑन पे शॉट खेली उनके एक बैटर ने श्रीलंकन, और उसके पीछे खुद सिराज भागते हुए कि बाउंड्री तक पहुंच गए थे, चौका हो गया लेकिन कोई फील्डर ही नहीं था। और वहाँ पे सिराज ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया और श्रीलंका की पूरी टीम 50 रन बनाकर आउट हुई थी एशिया कप के फाइनल में। और इंडिया ने 10 विकेटों से जीतकर 8वीं मरतबा एशिया कप का ताज अपने सर पर सजाया। टेस्ट में अगर सबसे ज़्यादा छक्कों की बात की जाए 2023 में, तो यहाँ पे बेन स्टोक ने 13 इनिंग्स में 17 छक्के लगाए, और उसके बाद जे रूट ने 14 इनिंग्स में 15 छक्के लगाए, जबकि रोहित शर्मा ने 13 इनिंग्स में 13 छक्के लगाए हैं इस साल। उसके बाद बात की जाए ओडीआई 100 की, इस साल सबसे ज़्यादा 100 तो मैं आपको पहले भी बता रहा था कि शुभमन गिल और कोहली टॉप 1 to 3 में मौजूद होंगे, और बिल्कुल वैसा ही है। विराट कोहली ने 24 इनिंग्स खेलते हुए 27 मैचों में 24 इनिंग्स में उन्होंने बैटिंग की और उनमें 6 सेंचुरी स्कोर की। जब उनके बाद डेरिन मिचेल जिन्होंने 25 इनिंग्स में बैटिंग करते हुए 5 सेंचुरी, और शुभमन गिल की बात की जाए तो 29 इनिंग्स में 5 सेंचुरी। शुभमन गिल के बारे में अगर हम आपको एक स्टेटस बताएं, वो ये है कि वनडे और T20 क्रिकेट में वो लगातार ऊपर जा रहे हैं और ओडीआई के नंबर 1 बैटर भी वो बन के, और उनको आने वाले वक्त का कोहली और तेंदुलकर करार दिया जा रहा है, जो कि ज़्यादा गलत नहीं। जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दी, लगातार सेंचुरीज भी स्कोर कर रहे हैं, डबल सेंचुरी भी स्कोर की, तेज तरीन 2000 रन भी बनाए। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में न जाने क्यों शुभमन गिल का भी वैसा ही आगाज़ है जैसा कि बाबर आजम का था। वैसे तो शुभमन गिल ने टेस्ट क्रिकेट में 3 सेंचुरी स्कोर कर ली हैं 35 इनिंग्स में, और बाबर आजम की 36 इनिंग्स में सिर्फ 1 सेंचुरी थी। लेकिन 35 इनिंग्स में शुभमन गिल ने 935 रन बनाए हैं। और पहले मैं बात कर रहा था ना अश्विन की, अश्विन ने अपने टेस्ट की पहली 35 इनिंग्स में 1006 रन बनाए थे। यानी कि जो आपका दुनिया का बेस्ट एवर बैटर जिसको आप बनाना चाह रहे हैं, उसके स्कोर एक बॉलिंग ऑलराउंडर से कम है। तो टेस्ट क्रिकेट में काफ़ी फ़र्क होने की वजह हमें समझ नहीं आ रही कि इतने कम स्कोर क्यों बनाए जा रहे हैं शुभमन गिल की जानिब से। लेकिन अब जो सीरीज़ खेलेगा इंग्लैंड इंडिया के खिलाफ इंडिया में, उसमें देखेंगे कि शुभमन गिल की परफॉर्मेंस कैसे आती है, और टेस्ट क्रिकेट में वो वैसे बैटर कब बनते हैं जैसे वो ओडीआई या T20 में। अब बात की जाए कि एक साल में सबसे ज़्यादा छक्के किस साल में किस टीम ने लगाए, तो इसका रिकॉर्ड इस साल में इंडिया ने तोड़ा है। उन्होंने इस साल छक्के लगाए हैं 488 इंटरनेशनल क्रिकेट, वनडे टेस्ट और T20 तीनों को मिला के 488 छक्के इस साल इंडियन क्रिकेट टीम ने लगाए, और उन्होंने खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा है। पिछले साल 2022 में इंडियन टीम ने ही 466 छक्के लगाए थे। उसके अलावा इसी साल 2023 में, हालांकि इंग्लैंड के लिए कोई बहुत अच्छा साल ये नहीं रहा, वो एशियज भी नहीं बचा पाए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में भी बहुत बुरी परफॉर्मेंस आई, फिर भी उनकी जानिब से 345 छक्के लगाए गए हैं, जबकि न्यूजीलैंड ने इसी साल 334 छक्के लगाए हैं। अब बात की जाए टॉप परफॉर्मेंस पे एक अगर नज़र डाली जाए, तो इसमें इतने इंडियन होंगे कि आपको ये टॉप परफॉर्मेंस देख के लगेगा कि मैं इंडियन हूँ और हमारा ये यूट्यूब चैनल इंडिया से चल रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है, आप सब जानते हैं और सभी को पता है कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ और हमारा यूट्यूब चैनल भी पाकिस्तान की ही जानिब से चलता है, और हम ज़्यादा सपोर्ट भी पाकिस्तान को करते हैं एज ए पाकिस्तानी। लेकिन 2023 की अक्रॉस फॉर्मेट, सारे फॉर्मेट्स की टॉप परफॉर्मेंस पे, जिसमें इनिंग्स, छक्के, चौके, विकेट, सब पे एक नज़र डालते हैं। तो शुभमन गिल टॉप रन स्कोर आखिर में थोड़े फ्लॉप हुए, लेकिन ओडीआई में 1300 और टेस्ट में 600-700 रन बनाने की वजह से शुभमन गिल ने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं इस साल में, और उनकी तादाद है 2154। अगर बेस्ट एवरेज की बात की जाए, 1000 रन से ऊपर जिन्होंने स्कोर किए हैं, उनकी बेस्ट एवरेज की बात की जाए तो विराट कोहली की 66.06 यानी कि 66 की एवरेज है। अगर मोस्ट सेंचुरीज़ की बात की जाए इंटरनेशनल इस साल, तो वो भी इंडियन विराट कोहली 8 सेंचुरियाँ, और 1000 से ज़्यादा रन बनाने वालों में अगर बेस्ट स्ट्राइक रेट देखा जाए वो भी इंडियन
सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने 133 के स्ट्राइक रेट के साथ इस साल स्कोर्स बनाए हैं। अगर मोस्ट 50s की बात की जाए तो यहाँ इंडियन के साथ एक ऑस्ट्रेलियन अटैच हुआ है जिसका नाम है मिचेल मार्श। अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ 96 रन पे वहाँ पे आउट ना होते और सेंचुरी कर देते तो उनकी 50 10 रह जाती और यहाँ पर अकेले इंडियन रोहित शर्मा होते। लेकिन यहाँ पे रोहित शर्मा और मिच मार्च ने 11-11 50 स्कोर की हैं। और अगर 50+ स्कोर जिनमें 100 को भी ऐड कर लिया जाए, वो देखा जाए तो विराट कोहली, जिनकी 10 50 हैं इस साल में, लेकिन 7-8 सेंचुरियाँ होने की वजह से 18 50+ स्कोर। सबसे ज़्यादा चौकों की अगर बात की जाए इस साल में तो वो लगाए हैं 235 चौके लगाए हैं शुभमन गिल ने। और ये स्टेटस जो हम आपको बता रहे हैं ये फुल मेंबर्स टीम जो 12 टेस्ट प्लेइंग नेशन है उनके हैं। इनमें यूएई, यूएसए वगैरह उन टीमों का स्टेटस हमने शामिल नहीं किया। और अगर मोस्ट छक्कों की बात की जाए एक प्लेयर तो वो भी इंडियन रोहित शर्मा, 80 छक्के लगाए इस साल। अगर सबसे ज़्यादा विकेटें जैसे हमने आपको पहले बताया है रविंद्र जडेजा। उसके बाद एक इनिंग्स में जो बेस्ट फिगर हासिल किया वो नेथन लाइन ने एशिया सीरीज़ में इंग्लैंड के खिलाफ किया था। उन्होंने 8 आउट किए थे, 64 रन देके। और अगर बेस्ट इकॉनमी की बात की जाए इस साल में 100 ओवर से ज़्यादा ओवर कराने वाले बॉलर में तो वो रविचंद्र अश्विन रहे हैं जिनकी 2.71 की इकॉनमी है। और अगर फाइफर की बात की जाए यहाँ पर भी दोनों इंडियन हैं, रविचंद्र अश्विन और मोहम्मद शमी। ये हमने आपको 12 स्टेटस बताए हैं जो कि क्रिकेट की 12 तरीक़ों से होते हैं। कैचेस का इसमें शामिल नहीं है, लेकिन उसके अलावा 12 की 12 चीज़ें शामिल हैं। और सिर्फ 2 पोजीशन ऐसी हैं जहां पर इंडिया के अलावा कोई और है, और सिर्फ एक पोजीशन 12 में ऐसी है जिसमें इंडियन मौजूद नहीं, वो है बेस्ट बॉलिंग एक इनिंग्स में, जहां पे नेथन लाइन ने 8 आउट किए। उसके अलावा इंडियन हर जगह पे छाए रहे। अगर मोस्ट ओडीआई विकेट हमने आपको बताई, कुलदीप यादव की 49 और सिराज की 44, शमी की 43। पाकिस्तान की जानिब से बात की जाए तो एक ही नाम बार बार आता है, शाहीन अफरीदी। इस पे वर्कलोड यार थोड़ा कम करो, बहुत से काम है। शाहीन अफरीदी का बहुत लंबा कैरियर है, बहुत कुछ अचीव करना है उसने पाकिस्तान के लिए। तो इस साल भी ओडीआई में पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज़्यादा विकेटें 42 और उन्हीं के लाहौर कलंदर के पार्टनर जो हैं उन्होंने 40 विकेट हासिल की हैं। उसके बाद बात की जाए इस साल रिटायर होने वाले प्लेयर, जिन्होंने रिटायर तो डेफिनेटली कोई भी क्रिकेट से होता है, लेकिन ये शॉकिंग रिटायरमेंट्स हैं। इनमें एक डेविड वार्नर की रिटायरमेंट मैं कहूँगा कि एज के हिसाब से, या वैसे वो भी फिट हैं, लंबा खेल सकते हैं, लेकिन चलें ऑस्ट्रेलियन है। माइकल क्लार्क आउट क्लास फॉर्म में थे जब वो रिटायर हुए थे। सबसे ज़्यादा अगर मुझे इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी प्लेयर के रिटायरमेंट का दुख हुआ है ना तो वो माइकल क्लार्क ही थे, जो 34 साल की उम्र में रिटायर हो गए थे। संगाकारा की रिटायरमेंट का दूसरे नंबर पे है, लेकिन संगाकारा अपना कैरियर खेल चुके थे, उनकी एज ऐसी थी। लेकिन माइकल क्लार्क मेरे लिए एक सबसे शॉकिंग रिटायरमेंट थे। इस साल क्विंटन डी कुक, जिन्होंने सिर्फ 30 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ दी लीग के लिए। उसके बाद अफगानिस्तान के 24 साल के फास्ट बॉलर 20 यानी शाहीन की एज का बॉलर 24 ईयर ओल्ड नवीनुल हक, उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। उसके बाद डेविड वेली, उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। और उसके बाद जिस पे हम थोड़ी सी लंबी बात करेंगे वो है डेविड वार्नर। डेविड वार्नर ने पहले टेस्ट से रिटायरमेंट का ऐलान किया हुआ था कि पाकिस्तान के खिलाफ मैं टेस्ट क्रिकेट में आखिरी 3 मैचेस खेलूंगा। अब उन्होंने 2 दिन पहले ओडीआई क्रिकेट से भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है कि इनफ इज़ इनफ, मेरा हो गया, मैंने जितना खेलना था ऑस्ट्रेलिया के लिए। स्टेटस भी बताएंगे आपको डेविड वार्नर के, लेकिन एक उन्होंने शर्त साथ रख दी है कि अगर 2025 की चैंपियन ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया को मेरी ज़रूरत पड़ती है, उनको लगता है कि डेविड वार्नर होना चाहिए टीम में, तो अगर वो मुझे बुलाएंगे। वैसे ही जैसे बेन स्टोक ने 19 के वर्ल्ड कप में के बाद रिटायरमेंट ले ली और 23 में वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए वापस आए, तो यही कहना वार्नर का भी है। लेकिन अगर वो इतनी देर क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो क्या वो इस फॉर्म में रहेंगे? लेकिन लीग क्रिकेट खेलते ही रहेंगे शायद वो भी, इसलिए 1 से 2 साल वक्त से पहले रिटायर हुए हैं। तो अगर उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात की जाए ऑस्ट्रेलिया की जानिब से, सेकंड मोस्ट रन ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन ओडीआईज, ओडीआईज में वो ऑस्ट्रेलिया के दूसरे सबसे बड़े रन स्कोरर हैं। सेकंड मोस्ट सेंचुरीज फॉर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की जानिब से पॉइंटिंग ने
30 सेंचुरी स्कोर कर रखी हैं और डेविड वार्नर ने 22 सेंचुरी। तो दूसरे नंबर पे यहाँ पर भी वो मौजूद हैं। मोस्ट सेंचुरीज एज एन ओपनर फॉर ऑस्ट्रेलिया इन ओडीआई। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से अब तक कि ऑस्ट्रेलिया ने वक्त के बेहतरीन ओपनर्स देख रखे हैं, जिनमें पाकिस्तान के मिंटोर भी बने थे, हैडन शामिल हैं, गिलक्रिस्ट हैं, उसके अलावा भी बड़े बड़े ओपनर आए ऑस्ट्रेलिया के पास। लेकिन ओडीआई में सबसे कामयाब ओपनर वार्नर ही नज़र आते हैं। सेकंड मोस्ट रन फॉर ऑस्ट्रेलिया इन ओडीआई वर्ल्ड कप। ओडीआई वर्ल्ड कप्स में भी उन्होंने कमाल की परफॉर्मेंस दी है। सेकंड लीडिंग रन स्कोरर फॉर ऑस्ट्रेलिया इन ओडीआई वर्ल्ड कप। 2015 में वो ऑस्ट्रेलिया जब विन किया था तो दूसरे टॉप स्कोरर थे। लीडिंग रन स्कोरर फॉर ऑस्ट्रेलिया इन ओडीआई वर्ल्ड कप। लगातार 2 वर्ल्ड कप्स में वो ऑस्ट्रेलिया की जानिब से लीडिंग रन स्कोरर रहे। और लीडिंग रन स्कोरर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया इन वर्ल्ड कप, यानी कि पिछले 3 वर्ल्ड कप डेविड वार्नर ने खेले और तीनों वर्ल्ड कप में अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए टॉप रन स्कोर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप बहुत 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 बड़े प्लेयर हैं। और 2 मरतबा वो वर्ल्ड कप चैंपियन बने, 1 मरतबा वो T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बने। T20 से भी खैर उन्होंने रिटायरमेंट का भी ऐलान नहीं किया, ओडीआई वनडे से किया है। उसके अलावा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के भी वो बने टॉप रन स्कोरर। तो अब एक जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड, सबसे बड़ी फहरिस्त हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, वो है इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा। रोहित शर्मा पे बहुत सारी तनकीद हो रही है उनकी कप्तानी को लेके, उनकी लेजीनेस को लेके, उनके डिसीजंस को लेके कि रोहित शर्मा ऐसे वैसे ऐसे ऐसे। लेकिन हम अगर आपको बताएं कि रोहित शर्मा ने 2023 में क्या क्या किया तो आप हैरान रह जाएंगे। तो तेज़ी तेज़ी से आप सुनते जाएं ज़रा। 2023 में उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड हासिल किया है और 582 छक्के हो गए हैं अब उनके इंटरनेशनल क्रिकेट में। ओडीआई वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा सेंचुरीज का रिकॉर्ड भी उन्होंने इसी साल हासिल किया, 7वीं सेंचुरी स्कोर करके। मोस्ट 100 इन आईसीसी मैचेस, आईसीसी टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा सेंचुरीज का रिकॉर्ड इसी साल उन्होंने कायम किया, 8वीं सेंचुरी स्कोर करते हुए। ओनली प्लेयर विद 50 प्लस एवरेज इन 10 ईयर, 10 साल से लगातार वो 50 प्लस के एवरेज के साथ रहे। मोस्ट रन इन वर्ल्ड कप विद 100 प्लस स्ट्राइक रेट, 100 प्लस स्ट्राइक रेट के साथ सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर बने। उसके बाद जोंट मोस्ट एशिया कप विनर एज ए कैप्टन, धोनी ने 2 एशिया कप अपनी कप्तानी में जीते तो रोहित शर्मा ने भी 2 जीत लिए। उसके साथ साथ जॉइंट मोस्ट एशिया कप विन एज ए प्लेयर, चौथा एशिया कप वो जीते हैं एज ए प्लेयर। मोस्ट रन एज कैप्टन इन ए वर्ल्ड कप सीजन, दुनिया के किसी भी कैप्टन, इतने इतने ग्रेट कैप्टन गुजरे हैं। क्लेव लॉर्ड को देख लें, रिकी पॉन्टिंग देख लें, जेस्टन लैंगर को देख लें, एमएस, मतलब बहुत बड़े बड़े कैप्टन गुजरे हैं। लेकिन 597 रन उनके सबसे ज़्यादा रन हैं किसी भी कैप्टन के एक वर्ल्ड कप सीजन में। बिगेस्ट ओडीआई विन अंडर ए कैप्टन, मतलब कि ओडीआई की सबसे बड़ी विन रोहित शर्मा की कप्तानी में इंडिया को मिली 317 रन से। ओनली कैप्टन टू विन 2 ओडीआई वर्ल्ड कप विद 2 ओडीआई मैचेस बाय 300 प्लस रन। वाहिद कैप्टन है जिनकी कप्तानी में टीम 300 प्लस रन से ओडीआई मैचेस जीती 2 मरतबा। ओडीआई ओनली इंडियन कैप्टन टू विन 3 ओडीआई बाय 10 विकेट। ना सिर्फ वो 300 रन से 2 मैचेस जीते हैं बल्कि 10 विकेटों से भी 3 ओडीआई मैचेस वो जीत चुके हैं एज ए कैप्टन। उसके बाद मोस्ट वाइट वॉश बाय इंडियन कैप्टन इन इंटरनेशनल क्रिकेट, जॉइंट फास्टेस्ट 2000 एंड 1500 रन इन वर्ल्ड कप, सबसे तेज तरीन 1000 और 1500 रन बनाने में वो जॉइंट है कुमारा संगाकारा के साथ। उसके बाद मोस्ट रन फ्रॉम बाउंड्रीज इन ए वर्ल्ड कप, एक वर्ल्ड कप में बाउंड्रीज से की मदद से सबसे ज़्यादा 450 रन। मोस्ट बाउंड्री इन ए वर्ल्ड कप सीजन, 97 बाउंड्री स्कोर की हैं। इंडिया वालों क्या तुम्हें और क्या चाहिए रोहित शर्मा विराट कोहली से? आप लोग 1-2 परफॉर्मेंस पे इस तरह तनकीद करते हैं, उसके स्टेटस पे चेक करो। इसके बाद सेकंड मोस्ट मैन ऑफ द मैच अवार्ड इन वर्ल्ड कप, 7वां अवार्ड इस मरतबा उन्होंने हासिल किया था। हाईएस्ट रन स्कोरर फॉर इंडिया इन ए वर्ल्ड कप चेज 131। सेकंड प्लेयर टू स्कोर 3000 रन इन आईसीसी मैचेस, दुनिया के सिर्फ दूसरे प्लेयर हैं जिन्होंने आईसीसी टूर्नामेंट्स में 3000 से प्लस रन बनाए।
थर्ड मोस्ट सेंचुरीज इन ओडीआई। विराट कोहली तेंदुलकर के बाद 31 ओडीआई सेंचुरीज। जॉइंट मोस्ट मैचेस इन आईसीसी फाइनल, सबसे ज़्यादा आईसीसी फाइनल जॉइंट रिकी पॉन्टिंग के साथ 7 फाइनल वो खेल चुके हैं। मोस्ट 50+ स्कोर फॉर इंडिया इन वर्ल्ड कप चेज, वर्ल्ड कप में चेज करते हुए सबसे ज़्यादा इंडिया की जानिब से 50+ स्कोर किए। मोस्ट रन इन पावर प्ले ऑफ ए वर्ल्ड कप सीजन, 401 रन उस बंदे ने आपको पावर प्ले में बना के दे दिया था। अब 10 में से जो 10 मैचेस जीते हैं ना, 100 में से 80 पॉइंट है उसमें रोहित शर्मा के। जॉइंट मोस्ट 100 वर्सेस सीना टीम बाय ओपनर। मोस्ट सिक्सेस इन ए कंट्री, इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा 293 छक्के ओडीआईज में। मोस्ट सिक्स इन ए वर्ल्ड कप 31 सिक्स इस मरतबा। मोस्ट सिक्स इन वर्ल्ड कप ओवरऑल 54 सिक्स। मोस्ट सिक्स इन पावर प्ले फॉर ए वर्ल्ड कप, 24 छक्के उसने पावर प्ले में मार दिए थे, 240 रन तो छक्कों का ही था। उसके बाद मोस्ट सिक्स अगेंस्ट एन ओपोजिशन इन ओडीआईज, एक ही टीम के खिलाफ ओडीआई में सबसे ज़्यादा छक्के 87। फर्स्ट प्लेयर टू हिट 66 इन ए ईयर इन ओडीआई, पहले प्लेयर हैं जिन्होंने 60 छक्के ओडीआई में लगाए एक ही साल में। अफरीदी भी ये काम नहीं थे कर सके। फर्स्ट प्लेयर टू हिट 56 इन वर्ल्ड कप, वो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। उसके अलावा मोस्ट सिक्स इन ए ईयर ओडीआई, टोटल 6 उनके 67 थे। उसके बाद मोस्ट सिक्स इन ए ईयर अमोंग फुल मेंबर, 80 छक्के, जैसे हमने आपको पहले बताया मोहम्मद वसीम ने 101 छक्का लगाया है इस साल में, लेकिन वो फुल मेंबर खिलाड़ी नहीं है। उसके अलावा ओल्डेस्ट कैप्टन टू स्कोर वर्ल्ड कप 100, 37 साल की उम्र में उन्होंने कप्तानी करते हुए सेंचुरी की। ओल्डेस्ट कैप्टन टू पिक ओडीआई विकेट भी उन्होंने ली है इस वर्ल्ड कप में। एक मोस्ट कंसेक्यूटिव विन बाय इंडिया इन ए वर्ल्ड कप सीजन, 10 मैचेस वो लगातार जीते थे। उसके बाद ओनली प्लेयर टू स्कोर 550+ इन कंसेक्यूटिव सीजन, ऑस्ट्रेलिया की जानिब से वार्नर 3 साल से मतलब 3 ओडीआई वर्ल्ड कप में टॉप रन स्कोरर रहे, लेकिन रोहित शर्मा के पास ये मुनफरिद रिकॉर्ड है कि लगातार 2 सीजन में 550+ रन, वैसे 600+ हो जाते क्योंकि पिछली मरतबा तो तकरीबन 700 के करीब रन थे रोहित शर्मा के। इस मरतबा 597 होने की वजह से यहाँ पे 600 नहीं लिखा गया, वरना 600+ हो जाता तो शायद ज़िंदगी में कोई ना बना सकता। हाईएस्ट स्ट्राइक रेट इन ए वर्ल्ड कप टूर्नामेंट 125। सेकंड इंडियन कैप्टन विद 50 रन एंड 1 विकेट इन वर्ल्ड कप, कपिल देव के बाद ये दूसरे ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने एक वर्ल्ड कप मैच में 1 विकेट भी ली और 50+ स्कोर्स भी बनाए। अब अगर बात की जाए टीम्स की तो उसके लिए मेरा ख्याल है कि अलहदा से वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, काफ़ी लंबी वीडियोस ये हो चुकी है। लेकिन और अगर इस साल का कुछ स्टेटस, डेविड वार्नर रिटायर हो रहे हैं तो डेविड वार्नर के बारे में बोलने के लिए बहुत कुछ है, उनके स्टेटस बताने के लिए मेरे ख्याल 1 घंटा लग जाएगा। लेकिन ओडीआईज जिससे वो अभी रिटायर हुए हैं, टेस्ट के तो हम पहली वीडियोस में अपनी बात कर चुके हैं। 161 ओडीआई मैचेस उन्होंने खेले, जिसमें 159 इनिंग्स में 6,932 6932 रन उन्होंने बनाए हैं। 45 की एवरेज के साथ 97 का स्ट्राइक रेट है उनका। 179 हाईएस्ट है जो कि 2015 के वर्ल्ड कप में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाया था। 22 सेंचुरियाँ ऑस्ट्रेलिया की जानिब से सेकंड मोस्ट 100 और 33 फिफ्टियाँ बनाई हमारे डेविड वार्नर ने। आखिर में अभी बातें करने के लिए मेरे ख्याल 2-3 घंटे की मज़ीद वीडियोस बनानी पड़ेगी, लेकिन इस वीडियो की आखिरी बात करेंगे हम इस साल के सबसे कामयाब कैप्टन को लेके, जिसका नाम है मिचेल मार्श, पैट कमिंस। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है ना, इस वजह से शायद बोलने में गलती लगी। तो पैट कमिंस को जब कैप्टन बनाया गया तो मुझे लगता था कि यार ये ऑस्ट्रेलिया ने अजीब सा मूव लिया है, उनके काम आएगा या नहीं, लेकिन पैट कमिंस ने सबको गलत साबित किया और वो ऑस्ट्रेलिया के नहीं दुनिया के ग्रेटेस्ट कैप्टन बनने की दौड़ में लग गए हैं अब तो, क्योंकि उन्होंने एशीज़ रिटेन की इंग्लैंड में जाके। पहले दोनों टेस्ट मैचेस वो जीत के थे, उसके बाद इंग्लैंड ने वापसी करते हुए 2 टेस्ट मैच जीते। आखिरी टेस्ट मैच इंग्लैंड जीत जाता अगर बारिश होती, लेकिन वही पैट कमिंस का कॉल है कि आप जितना मर्जी अगली टीम को कह लें ऐसे वैसे ऐसे, लेकिन अगर आप एंड पे मैच जीते हैं तो आप ही बेस्ट हैं। तो एशीज़ उन्होंने रिटेन की।
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल वो इंडिया से इजीली जीते। ओडीआई वर्ल्ड कप पहले 2 मैचेस वो अफ्रीका और इंडिया के अलावा पूरे तरीके से हारे थे। लगातार 9 मैचेस जीतते हुए इंडिया को वर्ल्ड कप फाइनल में वन साइडेड शिकस्त दी और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी उठाई। और इसके अलावा फतवाहत तो उन्होंने हासिल की ही, लेकिन जाते जाते इस साल में वो अपना बैंक अकाउंट भी पैसों से भर गए हैं, जहां पे सनराइजर्स हैदराबाद ने उन्हें इंडियन 20.50 करोड़ 20 करोड़ 50 लाख में खरीदा है, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी 63 करोड़ बनते हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये साल कितना आउट क्लास रहा पैट कमिंस के लिए। और हमने कोशिश की कि जितने ज़्यादा स्टेटस आपको बता सकें इस साल ओडीआई क्रिकेट को लेके या ओवरऑल क्रिकेट को लेके। इसमें अभी काफ़ी चीज़ें मिसिंग है और भी काफ़ी चीज़ों पे बात होगी, लेकिन इस वीडियो से फिलवक्त इतना ही। इस वीडियो में आपको हमारे कौन से स्टेटस या इस वीडियो में आपको हमारी क्या चीज़ बेहतर लगी वो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो से फिलवक्त इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हामी नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।